दीक्षा पाल। यस सर। दीक्षा, ये भारतीय इतिहास में कोई त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, क्यों हुआ था ये? सर ये तत्कालिक समय में कन्नौज जो है वो महत्वपूर्ण महत्व का स्थल था सर वहाँ पे। तो उस पे अधिकार के लिए सर पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश में सर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वहाँ पे अधिकार के लिए। बिल्कुल सही। तो क्या ये पाल वही पाल वंश है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? सर ऐसी किंवदंती है कि आप उनके वंशज हैं। हाँ सर, कहते हैं कि वहाँ से संबंधित हैं करके किंवदंती है सर। दीक्षा, आप कितने बार इंटरव्यू दिला चुकी हैं? सर मैं 2 बार और दे चुकी हूँ। 2 बार और दिला चुकी है, आपका तीसरा बार? यस सर। बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो कब कब दिलाई थी आप इंटरव्यू? सर मैंने 2018 CGPSC 2018 और 2019 में भी साक्षात्कार में सम्मिलित हुई हूँ सर। 2018 और 2019? यस सर। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ठीक 2019 में आपने एमटेक कंप्लीट किया है और 2018 और 2019 का आपने मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दिला है। यस सर। ये कैसे संभव हुआ आपके लिए कि आप एमटेक भी कर रही हैं, एमटेक प्रोजेक्ट कर रही हैं और यहाँ इंटरव्यू भी दिला रही हैं? सर मैंने एमटेक में सर प्रोजेक्ट था तो वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया था सर, और साथ साथ मैंने सर CGPSC की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। तो दोनों मैंने समय के साथ उस वक्त मैनेज कर लिया था सर। अच्छा, एमटेक स्टार्ट कब किया था आपने? सर एमटेक मेरा 2016 में शुरू हुआ था। आपने अपनी एक हॉबी बताई है बेसिक न्यूमरोलॉजी लर्निंग। क्या होता है न्यूमरोलॉजी? सर न्यूमरोलॉजी एक अंक शास्त्र है, ये ब्रांच है सर एस्ट्रोलॉजी का। इसमें सर 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किसी पर्सन के पर्सनैलिटी के बारे में एक प्रेडिक्शन किया जाता है सर, प्रोबेबिलिटी होती है। और पर्सन की जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसके बेसिस पे सर लाइफ में प्रोग्रेस के लिए ये हेल्प करता है सर। मतलब एक प्रकार का भविष्यवाणी ही है? नहीं सर, सर न्यूमरोलॉजी को प्रेडिक्टिव साइंस की जगह पे रिजॉल्विंग साइंस की तरह ज़्यादा देखा जाता है सर। इट इज़ रिजॉल्विंग साइंस मोर देन प्रेडिक्टिव वन। रिजॉल्विंग साइंस। तो 2 बार आप इंटरव्यू दिला चुकी हैं, ये आपका तीसरा बार है। 2 बार आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी। आप अपने ज्ञान से अपने में ही ऐसी कौन कौन सी बुराई देखी जो इस बार आप नहीं उसको ओवरकम करके आई हुई है? सर मुझे सर मतलब मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी तो मैंने उसमें सुधार किया है सर, मेरी लेखन शैली में। और सर मैंने मतलब मेरे लिए तो सर न्यूमरोलॉजी एक मोरल बूस्टर की तरह काम करती है कि ठीक है अभी जो हुआ मुझे आगे के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है, और फिर मैंने आगे के लिए प्रिपेयर किया और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ सर। ठीक है, आप अभी एक पद पर हैं ही। अगर इस बार भी आप यहाँ से सेलेक्ट होकर के नहीं जाती हैं, रिजेक्ट हो गई, तो आप आगे और तैयारी करेंगी या आप अपना जॉब कंटिन्यू करेंगी? सर ऐसे तो मुझे आशा है सर कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, पर अगर ऐसा कुछ होता है सर तो मैं अपनी जॉब करते करते फिर से तैयारी करूंगी। और आपका अंक शास्त्र क्या कहता है, इस बार आप सेलेक्ट होने वाली हैं या नहीं? सर जैसा कि मैंने कहा अंक शास्त्र तो प्रेडिक्टिव वन नहीं है, पर हाँ सर मुझे अपनी मेहनत के बेसिस पे लगता है सर कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपनी जॉब करते करते फिर तैयारी करूंगी और फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी सर। सर जैसे कि मैंने कहा अंक शास्त्र तो प्रेडिक्टिव वन नहीं है, पर हाँ सर मुझे अपनी मेहनत के बेसिस पे लगता है सर कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपनी जॉब करते करते फिर तैयारी करूँगी और फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी सर। ठीक, बहुत बढ़िया दीक्षा, थैंक यू। थैंक यू सर। आप आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी निर्धारित करने के कुछ मापदंड हैं? बताइए सर। आंगनबाड़ी जो है वो 400 से 800 की जनसंख्या पे बनता है। और कहाँ की जनसंख्या? सर जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे 400 से 800 की जनसंख्या, और अगर जनजातीय क्षेत्र है सर तो 300 से 800 की जनसंख्या पे भी हम एक आंगनबाड़ी बना लेते हैं। और वहीं मिनी आंगनबाड़ी के लिए सर ग्रामीण और शहरी है तो 150 से 400 की जनसंख्या, और अगर जनजातीय क्षेत्र है तो 150 से 300 की जनसंख्या पे एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा सकता है सर। आपने अभी तक के अपने अनुभव के आधार पर आपको लगता है कि ये जो योजना चलाया जा रहा है उसके कारण सुधार आया है? यस सर, बहुत सुधार आया है। कैसे आप उसको समझते हैं सुधार आया है, इस भाव को मेरे को कैसे बता पाएंगे आप? सर जैसा कि सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है सर, हम देखते हैं कि जो
जो मेन सर प्रॉब्लम होती है वो कुपोषण, एनीमिया, बहुत रेट बढ़ी हुई थी। लेकिन सर सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि कुपोषण, एनीमिया में लगातार कमी। हाँ, कितनी कमी आई वही मैं जानना चाह रहा हूँ। यस सर। सर वजन तिहार के आंकड़ों के मुताबिक सर जो पहले 37% था कुपोषण, 37% कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया 40% के लगभग देखा गया था। पर अभी हाल के जो आंकड़े आए थे सर, उसमें वजन तिहार के अकॉर्डिंग सर लगभग 19% आ गया है कुपोषण, मतलब एक कुपोषण 19 आ चुका है। हाँ सर, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की जब मॉनिटरिंग की गई थी सर, तो 1,70,000 बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ऐसा सरकार कैसे मेजर कैसे करते हैं कुपोषण को, कुछ है इसका मेजर करने का तरीका? यस सर। सर जैसे कि हम वजन तिहार में डेटाबेस बनाते हैं तो इसके लिए सर 3 वो होते हैं, बच्चों का वजन लिया जाता है। किस उम्र तक के बच्चों का? सर 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हो, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चे हो। 6 होते हैं कि 5 होते हैं? सर पहले 5 वर्ष तक लिया जाता था, लेकिन अभी 2022 में सर 6 वर्ष तक के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है सर। अभी इसी साल इंक्लूड हुआ है। उसमें क्या मेजर करते हैं? यस सर। सर उनका वजन और उनकी लंबाई, और लंबाई के अनुपात में फिर वजन कैलकुलेट किया जाता है सर। इसके बेसिस पे हम कुपोषण का पता लगता है सर। लंबाई क्या अनुपात में होता है कि वो उम्र के अनुपात में होता है? सर मतलब इसके लिए 3 पैरामीटर हैं सर। वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, उसके बाद फिर सर ऊंचाई के अनुसार जो वजन होता है, इन तीनों के बेसिस पे सर कुपोषण का आकलन किया जाता है। तो ये जो कोविड पेंडेमिक टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे इसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ा था कुपोषण को लेकर? जो योजनाएं चलाई जा रही थी, एनीमिया मुक्ति को लेकर, जो एनीमिया है ना, उसको लेकर कुछ उसमें कोई प्रभाव पड़ा था कोविड के कारण? जी सर, प्रभाव पड़ा था। उस वर्ष सर वजन तिहार का आयोजन नहीं हो पाया था कोविड के जो मानदंड है सर, मतलब उसको फॉलो करते हुए। लेकिन सर हमने योजनाओं के तहत सर सूखा राशन पहुंचाने का, क्या बोलते थे उसको? टेक होम राशन सर। यस सर, वो पहुंचाया गया था। ठीक है दीक्षा जी, आपके पिताजी का नाम है गोवर्धन पाल, बहुत अच्छा नाम है। आपने गोवर्धन पहाड़ का नाम सुना हुआ है? कौन से जिले में है? यूपी के मथुरा में है सर। आपका जन्म तिथि, जन्म वर्ष 1995 है। यस सर। आप बता सकते हैं इस समय अर्थव्यवस्था किस दौर में थी? सर अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। रायपुर को पहली बार छत्तीसगढ़ का राजधानी कब बनाया गया था? सर ब्रह्मदेव राय जी ने 1409 में रायपुर को पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था सर। और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में? एगन्यू जो ब्रिटिश अधीक्षक थे सर, उन्होंने 1819 में उसका कोई एक कारण बता दो जहाँ पे 1000 सालों से रतनपुर को राजधानी बनाया गया था, वहाँ पे रायपुर को राजधानी बनाने का कोई एक उचित कारण बता दो। सर रायपुर जो है वो मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित था यहाँ से। और तो उस समय तो मध्य कह नहीं सकते, क्योंकि बस्तर आपका था नहीं, सरगुजा आपका था नहीं, संबलपुर अलग था, तो आप मध्य तो कह नहीं सकते आप। सर यहाँ से अन्य भागों में शासन करना आसान था, और रतनपुर में सर उस वक्त मतलब प्राचीन काल में वो महत्वपूर्ण स्थल था, लेकिन उस वक्त सर लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ गई थी, और पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में सर शासन करने के लिए वहाँ पे मतलब रायपुर जो है वो ज़्यादा उपयुक्त था सर। इसलिए रायपुर को प्रशासनिक मुख्यालय और ब्रिटिश छत्तीसगढ़ की राजधानी दोनों उस वक्त घोषित किया गया था। ठीक है दीक्षा जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा। थैंक यू सर। महिला पर्यवेक्षक के काम क्या है? सर हमारा कार्य जो है सीडीपीओ की मदद करना होता है सर उनके कार्यों में, और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिका हैं उनको अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, और वहाँ पे कैसे कार्य किया जा रहा है, रजिस्टर जो होते हैं सर, रजिस्टरों को चेक करना, और सर जो भी शासन की योजनाएं होती है उसके तहत वहाँ पे कार्य करना, या जो भी त्यौहार वगैरह, जैसे वजन तिहार का भी आयोजन था सर, तो हम वहाँ जाके वजन तिहार भी क्लस्टरों में कंडक्ट करवाना सर। महिला कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, दोनों की भर्ती नियम बताइए। यस सर। सर जो मतलब जो उस क्षेत्र की मूल निवासी होती है सर, उसके आधार पे हमारे यहाँ से मतलब भर्ती के लिए सर निकलता है वैकेंसी, तो वो लोग भरते हैं सर, और जो मूल निवासी होते हैं और उसके हिसाब से सर वहाँ पे नियुक्ति की जाती है। वजन तिहार मनाते हैं, 3 कैटेगरी को नापते हैं, वेस्टेड, स्टंटेड, ऐसा कुछ रहता है क्या? 3 कैटेगरी सर, वास्टिंग और स्टंटिंग और वेट, अंडर वेट है या मतलब वेट कितना? हाँ, उसको स्पेसिफिक करें, स्पेसिफाई करें कौन कौन सा क्या क्या है। सर एक तो हाइट फॉर मतलब सॉरी सर एज, एक सेकेंड सर, एज फॉर हाइट,
एज फॉर वेट और ऊंचाई के अनुपात में, मतलब सर ऊंचाई के अनुसार वज़न निकालते हैं। महिला बाल विकास विभाग से संबंधित कौन कौन सी स्कीम वर्तमान में संचालित है? यस सर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, कुपोषण दूर करने के लिए चलाया जा रहा है। महिला जागृति शिविर और सर सुपोषित जननी योजना, और सर अभी मुख्यमंत्री अमृत योजना चल रहा था, ताई दीदी क्लिनिक, ये भी चलाया जा रहा है सर। और सेंट्रल की क्या स्कीम है? सर सेंट्रल की नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, कौशल्या मातृत्व योजना और पोषण अभियान सर। आपका डिपार्टमेंट बाल विवाह रोकने के लिए बहुत प्रयास करता है। बाल विवाह का कानून बनाया गया है, इसके बावजूद ये घटनाएं होती हैं, और ये अब तीज तिहार के आसपास आप लोग का पूरा डिपार्टमेंट एक्टिवेटेड हो जाता है। आपकी प्रिपरेशन क्या रहती है और किस तरह से आप इसको जस्टिफाई करते हैं बाल विवाह को? सर उन क्षेत्रों में सर मतलब जागरूकता की कमी देखी जाती है, खासकर जनजातियों में सर। और मतलब मैं जहाँ हूँ सर जशपुर में, वहाँ पे ढोकू जो है उसकी प्रथा प्रचलित है सर। तो सर लोगों को सर हम जाके जागरूक करते हैं और वहाँ पे बाल विवाह को रोकते हैं सर। जैसे कि अभी हाल ही में एक सरदा पाठ में भी घटना हुई थी, तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा सर पुलिस विभाग के सहयोग से बाल विवाह को रोका भी गया और उनको समझाई दी गई कि बेटी का मतलब जो विवाह है वो 18 वर्ष के बाद ही करे। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगता है इस तरह से कि सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है, हर साल आप करवाते हैं, आपका डिपार्टमेंट इसका नोडल एजेंसी रहता है। और उसमें हमेशा एक भ्रष्टाचार का आरोप लगता है कि आप लोग जिस अमाउंट का हमारे पास सामान आता है उससे कम क्वांटिटी का, इन्फीरियर क्वालिटी का सामान आप प्रोवाइड करवा देते हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में सपोज आप एक महिला बाल विकास अधिकारी जिले की बनती हैं, आप क्या सुधार लाना चाहेंगे और इस तरह के आरोप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर अगर मैं महिला बाल विकास अधिकारी बनती हूँ सर, तो मैं कोशिश करूँगी कि पारदर्शिता के साथ काम हो। और चूँकि सर मेरा बैकग्राउंड भी एक डिजिटल बैकग्राउंड रहा है, तो मैं जो भी सर हमें जितना भी कोटेशन मिलेगा उसके अनुसार जो भी सामान लिया गया है वो सब और कितने विवाह हो रहे हैं, ये सारे डेटा सर मैं पारदर्शिता के साथ में प्रदर्शित करना चाहूँगी ताकि ऐसे आरोप न लगे सर। कोविड पीरियड चल रहा था अभी, और आपका डिपार्टमेंट इसमें क्या योगदान दे रहा था? आप एज अ पर्यवेक्षक क्या कर रहे हैं? अभी कोविड के बाद आपका सब कुछ जॉब लगा, उसके बावजूद अभी भी गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है, आपका डिपार्टमेंट में हेल्प कर रहा है, किन किन कामों में हेल्प कर रहा है? सर टीकाकरण में हेल्प कर रहे हैं हम स्वास्थ्य विभाग के साथ में। और सर जैसे कोरोना का भी जो टीका लगता है सर गांव-गांव में, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं जो एएनएम के साथ में सहयोग करके जागरूक करके सर लोगों को टीका लगवाने का काम करती हैं। और अन्य सर जो भी टीकाकरण और जो मतलब जो एनीमिक महिलाएं होती है, बच्चों को जो कुपोषण के लिए जो गोली दी जाती है सर, उसके लिए भी मतलब हमारा विभाग जो है सहयोग करता है। और सामुदायिक जागरूकता के लिए भी हम कार्य करते हैं सर। पर्यवेक्षक का काम जितना जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैम कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के काम की मॉनिटरिंग करते हैं। अक्सर ये पाया जाता है फील्ड में कि उनका जो अटेंडेंस पंजी रहता है वो हमेशा फुल रहता है, ऐसा क्यों? सर मैं जिस सेक्टर में हूँ सर मैं उसका बता सकती हूँ। मैं वहाँ जब भी दौरे पे गई हूँ सर, मैंने हमेशा उन लोगों को उपस्थित पाया है। और अगर कोई अनुपस्थित भी रहता है तो मेरे पास अच्छा बच्चों का अटेंडेंस पंजी सर बच्चे तो आते हैं सर, तो बच्चों के आने के अनुसार अटेंडेंस लगा रहता है। और मैं खुद भी गई हूँ तो मैंने चेक किया है सर कि वहाँ पे कितने बच्चे रजिस्टर हैं और कितने आ रहे हैं, तो उसके अनुसार से मैंने हमेशा उनकी उपस्थिति पाई है सर। और उनको गर्म भोजन दिया जाना भी पाया है सर, अपने सेक्टर में तो पाया है सर। दीक्षा, यस मुझे अगर हर तरफ एक ही नंबर दिखता है तो उसका क्या अर्थ है न्यूमरोलॉजी? सर ऐसा न्यूमरोलॉजी में मानते हैं कि अगर हर तरफ एक ही नंबर दिख रहा है तो उस नंबर की सिग्निफिकेंस चेक करते हैं सर कि कौन सा नंबर दिख रहा है, और उसके बेसिस पे सर एक प्रोबेबिलिटी या प्रेडिक्शन किया जाता है सर। वैसे हर तरफ एक नंबर दिखना ये एक मतलब इसे एंजल नंबर कहा जाता है। और 7 का क्या महत्व है? हर जगह 7 हमने सुना, 7 जन्म, 7 फेरे, 7 समुंदर, क्या है 7 में एंटी कैसा कुछ क्या है? सर नंबर 7 को सर नंबर 7 को केतु प्लैनेट से रिलेट किया जाता है सर, नेपच्यून से। और ऐसा माना जाता है कि सर 7 मतलब कि जो स्टैंड है सर जो खड़ा हुआ है, मतलब 7 का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है सर, जो दिखाई नहीं देता है कहते हैं, बट उसके मतलब पीछे बहुत सारे रहस्य नंबर 7 में छुपे हुए माने जाते हैं। हर
जगह मतलब 7 नंबर ज़्यादा फेमस क्यों है? 7 समुंदर हम बोलते हैं ना, 7 फेरे हैं, सिर्फ 7 ही क्यों हैं? सब ऋषि भी हैं, ज़्यादातर आपने चीज़ें देखी होंगी 7 क्यों दिखता है? एक आम आदमी का प्रश्न है। यस सर। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और आपने एमटेक किया है गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी से। यस सर। तो गाहिरा गुरु में गाहिरा शब्द क्या है? गहिरा सर, मतलब उनका वास्तविक नाम जो है रामेश्वर कंवर था, लेकिन इनका जन्म जो है गहिरा ग्राम में हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र भी रहा है, तो ये अपने जन्म स्थान के नाम से सर गहिरा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए सर। और इन्होंने कहाँ किन क्षेत्रों में काम किया? सर ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में ही सर सामाजिक चेतना के अग्रदूत कहे जाते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा रायगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ सर। अगर राज्य की बात की जाए तो एक ही राज्य है। सर मेरे मतलब मुझे इतना ही पता है सर। और ये लोगों से कहते थे क्या कि कोई सामूहिक नृत्य के दौरान कुछ करना है? सामूहिक नृत्य के बारे में इनका कुछ? ये सर समाज को संगठित करने के लिए सर रामनवमी, दशहरा, इन सब पर्वों का आयोजन भी प्रारंभ किया था। और सामूहिक नृत्य वगैरह में सर लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे, जैसे मांसाहार का त्याग करना, शराब का त्याग करना और गौ सेवा और खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे सर। और इनका एक सूत्र वाक्य था, वो आपको पता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, संत गाहिरा गुरु जिस समय थे उन्हीं के समकालीन और कौन कौन से समाज सुधारक थे हमारे छत्तीसगढ़ में या देश में? सर समकालीन, सॉरी सर। ठीक है, तो देखिए कोविड पीरियड हम लोग अभी भी गुजर ही रहे हैं। यस सर। तो कोविड में कुछ चीज़ें, कोविड का जो प्रभाव हुआ है उससे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको हम मतलब इरिवर्सिबल हो, फिर से हम दोबारा उस चीज़ों को नहीं पा सकते। वो कौन सी चीज़ें हैं? ऐसा क्या कोविड का प्रभाव रहा है जिससे वो चीज़ें इरिवर्सिबल हो गई? सर एक समय जो 2 साल का एक समय सर, मतलब एक लगभग मतलब एक लंबा पीरियड लोगों ने सर घर में बिताया वो, और सर मतलब हर क्षेत्र में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। सर जो हमें मतलब जो लोगों की मृत्यु हुई है सर, उसको हम वापस नहीं पा सकते हैं, जो लोग जा चुके हैं। और सर शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं सर, और मतलब ऑनलाइन स्टडी ज़रूर हुई है, लेकिन जो स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त करने का मतलब सर जो रहता है प्रभाव, वो हम वापस नहीं पा सकते हैं। अभी उसे रिकवर करने के लिए कक्षाएं शुरू की गई हैं सर। लेकिन अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस से भी किया है ना एमटेक? यस सर। उसी से किया है। तो 5G, अभी 5G चल रहा है, क्या फ़ायदे हैं 5G के? सर स्पीड बढ़ जाएगी सर। कितनी गुना बढ़ेगी 4G से? यस सर, ये अब जो हम रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो लेटेंसी होती है, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट लेटेंसी जो होती है, वो 1 सेकंड के 11,000 हिस्से में पूर्ण हो जाएगी। नहीं तो 4G से कितना गुना? ऐसा मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, 11 गुना है सर, शायद 11 या 20 गुना है सर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।